Plasma membrane. One by one we will see all the cell organelles. So first one is plasma membrane. In all cells, whether prokaryotic or eukaryotic, plasma membrane is there. And what is the work of plasma membrane? It is to control the material within the cell. मान लीजिए ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. ये डबल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. नाउ सी, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि डबल लेयर्ड है. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो सेल वॉल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है, यूकैरियोटिक में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सेल दो तरीके की हैं. कौन कौन सी हो सकती हैं बताइए? सेल या तो क्या होगी? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. वो तो ऑर्गेनिज्म है. सेल कितने तरीके की है? प्रोकैरियोटिक हो सकती है. सो प्रोकैरियोटिक, ठीक है. सो उसी तरीके के ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. और हम क्योंकि सेल के चैप्टर में हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकती है, सेल हो सकती है. यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड होती है, उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है. यूकैरियोटिक सेल में क्या चीज हो सकती है? इसमें हमने देखा था न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगी और सेल वॉल प्रेजेंट रहती है. क्या इसमें बताओ? यस सर. सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता. और इसका एग्जांपल बैक्टीरिया है. एल्गे भी हो सकता है. बिल्कुल ठीक कह रही हो. अच्छा, जो यूकैरियोटिक सेल दो तरीके की हैं. ये वेल डिफाइंड है, इसमें सब कुछ होता है. या तो उसमें सेल वॉल हो, सेल वॉल प्रेजेंट, और या फिर क्या हो? सेल वॉल एब्सेंट. सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है. ये दो चीजें हो सकती हैं. सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है. सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? ठीक है. सेल तो वेल डिफाइंड हो, सेल बिल्कुल वेल डिफाइंड हो. ऐसा ना हो कि उसमें कोई चीज कमी हो, ऐसा ना हो कि उसमें राइबोसोम हो. ये है सेल वेल डिफाइंड. सब कुछ है. प्लांट सेल है, हर चीज है इसमें, सब कुछ है. वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, प्लास्टिड्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, हर एक चीज है. सेंट्रियोल भी है, हर चीज है. तो सेल यूकैरियोटिक है. सेल कैसी है बताइए? यूकैरियोटिक क्योंकि हर चीज है. मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के ऊपर, यूकैरियोटिक, और साथ में सेल वॉल भी है. इसमें क्या था कि सेल वेल डिफाइंड नहीं थी, वो डीएनए तैर रहा था, लेकिन सेल वॉल थी. तो ये वेल डिफाइंड भी है और सेल वॉल भी है. अब सेल वॉल दो तरीके की हो सकती है. या तो ये सेलुलोज की हो. सेल वॉल किसकी हो? सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, ऐसा भी हो सकता है. या फिर क्या हो बताइए? सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन. काइटिन जानते हो? इंसेक्ट जानते हो? कॉकरोच. कॉकरोच के ऊपर की एक हार्ड कवर होती है काइटिन. जितने भी कीड़े हैं उनके ऊपर की जो त्वचा होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है कि नहीं? कहते हो ये देखो एक इंसेक्ट जा रहा है. कैसे पहचान लेते हो इंसेक्ट है? कोई भी इंसेक्ट है. कोई आपने ग्रास ऊपर किसी ने देखा है? टिड्डा हरा, कैसा उसके ऊपर थोड़ा टफ स्किन नहीं होती है? तो जो सबसे ऊपर की स्किन है, जो टफ स्किन है, वो काइटिन की होगी. और सेलुलोज किसी ने देखा है? 100% सेलुलोज, प्योर सेलुलोज. रुई किसी ने देखी है? जो 99.9% सेलुलोज. यस सर. तो अगर कोई पूछे सेलुलोज ला के दो तो रुई ला के देना. लेकिन अगर कोई कहे थोड़ा इम्प्योर भी चलेगा तो खीरा ले आके देना, उसमें 98% सेलुलोज है.
सो खीरा एक रफ है, जो खीरा ककड़ी ये सब दे देना, ये सेलुलोज है 98%। और जो घास होती है उसमें 97% सेलुलोज है। इसलिए इस वर्ड को सेलुलॉइड वर्ड कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ तो घास पत्ती ही है। तो इसलिए ये वर्ड क्या कहलाता है? सेलुलॉइड वर्ड। अच्छा, सेल्यूलॉइड, तो बताओ जितने प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल किसकी हुई? सेल्यूलोस, अच्छा, जो फंगी है, फंगी देखा कभी किसी ने? मशरूम की सब्जी खाई है? मशरूम, Yes, sir. मशरूम की भी सब्जी मिलती है बाजार में। तो मशरूम ही फंगी है। तो वो जिसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होगी उसको कहेंगे फंगी, या मशरूम भी कहते हैं उसको। मशरूम की फिर अलग अलग प्रजातियां हैं। कई बार डोसा फूल जाता है, उसमें जानते हो क्या मिलाया जाता है? ईस्ट। वो एक तरीके का मटेरियल होता है जो क्या करता है, उसको फ्लफी बना देता है, उस ऊंचा उठ जाता है। देखते नहीं हो कि रात को खमीर उठाई जाती है कि नहीं उसके बैटर में? केक में भी डाला केक में भी तो डाला जाता है, वही ईस्ट डाला जाता है। तो वो क्या होता है कि फ्लफी हो जाता है, फुला देता है। तो वो ईस्ट है। तो वो सब भी इसी में आता है कैटेगरी में, बैटर को फुलाने के लिए। अच्छा, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उसका किसी का नाम जानते हो? हम लोगों में एनिमल सेल। हाँ, हम लोगों में सेल वॉल नहीं है। देख लो, मुड़ जाता है। कोई टूट रहा है क्या? बिल्कुल। अगर खीरे को ऐसे करो टक से टूट जाएगा। जिसमें सेल वॉल है, मशरूम को तोड़ो, क्या टूट जाएगा? टक से Yes, टूट sir. जाएगा। तो इस तरीके से जिसमें सेल वॉल होगी वो टूट जाएगा। तो इस तरीके से सेल वॉल एब्सेंट होगी वो कौन होगा? एनिमल होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it is outermost covering of cell. So it is outermost covering of cell that separates the content of the cell, कंटेंट ऑफ सेल। तो एक मिनट, थोड़ी पापा आवाज कम करो, आवाज। स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है। अभी ठीक करते हैं। यस सर, अब ठीक हो गई। So it is outermost covering of the cell that separates the content of the cell from external environment. सेल कहीं भी होगी तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसे इस अलग रखता है। जैसे आप देखते हो कि कीचड़ में क्या होता है, कमल खिल जाता है। तो कमल डिफरेंट चीज़ है, और जो मड में कीचड़ खिलता है, तो क्या कमल कीचड़ है क्या? बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कीचड़ में होते हैं। तो आउटर चीज़ों से जो सेल के इनर कंटेंट्स हैं उनको कौन अलग करता है बताओ? सेलुलर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये जिसको चाहे उसको अंदर आने दे और जिसको चाहे उसको ना आने दे। सो इट ओनली डिटरमाइंस द विच सब्सटेंस, विच मैटर पार्टिकल आर अलाउएबल टू एंटर, विच पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो ये एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। इसमें से कुछ चीज़ें तो आ सकती हैं, कुछ नहीं आ सकती। तो ये सेलेक्टिव करता है। सो द Yes sir, it also acts as a semi-permeable. इट इज सेमी परमिएबल, यानी हाफ परमिएबल। किसी को आने दे, परमिएबल का मतलब परमिट और सेमी का मतलब हाफ। किसी को आने दे और किसी को ना आने दे। इट अलाउज सर्टन मटेरियल्स टू एंटर इनसाइड एंड डिसअलाउज अदर मटेरियल्स टू एंटर इनसाइड। किसी को अलाउ करती है, किसी को डिसअलाउ करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows, जो पहले वाला पॉइंट था वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ी था बिल्कुल ना? बिल्कुल आउटर मोस्ट कवरिंग है। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मान लो आपके हाथ में दही गिर गई तो क्या आपकी बॉडी में खट से पहुंच जाती है कि नहीं? सेल उसे नहीं आने देती, आप धो देते हो। बताइए, कुछ भी गिर गया आपके हाथ में
तो आपकी बॉडी सेल की तो बनी है, तो धो देते हो। तो हमारी बॉडी सेल की है, जो चीज़ ठीक होगी उसको ही आने देगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी हाथ पैर में गिर गया तो सबको अंदर चले आओ, आ जाओ तुम भी आ जाओ, ऐसे थोड़ी ना करती है। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोगों की सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बनी हुई है। मेम्ब्रेन अलाउ सर्टेन मटेरियल्स टू, ठीक है, मटेरियल्स टू एंटर inside it and disallows other material. कुछ को आने देती है और कुछ को नहीं आने देती है, disallows other materials. So it is called selective permeable membrane. So it is called सेलेक्टेड मटेरियल को आने देती है, जिसको ये सेलेक्ट करती है उसको ही सेलेक्टिव परमिएबल। क्या आपके यहाँ का जो चपरासी वो किसी को भी आपके स्कूल में आ जाने देता है? कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को ही आने देगा ना? ऐसे तो नहीं कि किसी को भी आ जाओ, गेट खुला है। सो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स सेमी का मतलब हाफ और परमिएबल का मतलब परमिट, किसी किसी को आने दे। और मेम्ब्रेन का मतलब है इट इज ए काइंड ऑफ कवरिंग, ऐसी कवरिंग जो किसी किसी को परमिट करे, उसको कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कैसे करती है? दैट इज the gaseous exchange takes place through plasma membrane. मान लीजिए जैसे ये अमीबा ले लिया, अमीबा का हमने आपको शेप दिखाया था ना, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, ये कम ज़्यादा भी होता रहता है। और ये इसके इनसाइड न्यूक्लियस है, ये जो डार्क है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब अगर जब इसके अंदर ग्लूकोज आएगा तो ये ग्लूकोज को क्या करेगा बताओ? सेल के अंदर क्या होता है? यही तो सेल है, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये चीज क्या है जो ये आउटर कवरिंग में दिखा रहा हूँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो। तो अब मान लीजिए इसके अंदर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज डाइजेस्ट हो जाएगा, और ग्लूकोज डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है बताओ? यही है ग्लूकोज। इसको जब आपने ग्लूकोज खाया, रोटी खाई, यही है ग्लूकोज। रोटी खाओ, चावल खाओ, सब में यही है। और सांस ले ली, ये है ऑक्सीजन। ब्रीद इन किया तो सांस ली, फिर क्या हुआ बताओ? यस सर, हाँ, CO2 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 CO2 बन जाएगा। हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। तो ये 6 H2O बन जाएगा, क्योंकि एक H2O में 2 हाइड्रोजन है। तो बताओ 6 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। एक में जब 2 हैं तो 6 में कितने हुए? 12। ये चीज़ है, ये बन जाती है। और साथ में ऑक्सीजन को भी अगर हम बैलेंस कर दें तो इतनी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हमें सांस लेनी पड़ती है, और इसी में तो एनर्जी मिलती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या यही रेस्पिरेशन है? यस सर। तो ये हमारे हर सेल में होता है। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं है, सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं है, वो ब्रीदिंग है। और जो सेल के अंदर ग्लूकोज टूट गया तो अब क्या होगा बताओ? इसके अंदर क्या बनता जाएगा? क्या इसके अंदर CO2 बनता चला जाएगा? देख लो। यस सर। प्रोडक्ट। और वाटर तो सिंपली ये बाहर कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो एक्सेस वाटर है। अब इसके अंदर CO2 बहुत ज़्यादा हो गया, O2 कम है, कहीं कहीं O2 भी है, बट CO2 ज़्यादा है। हमारी भी बॉडी में O2 है। और बाहर के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा क्या है बताओ? सर वाटर। वाटर तो है ही, तो और क्या है बाहर? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है। और अंदर क्या है? CO2 ज़्यादा है। CO2 ज़्यादा है। मान लो जैसे आपने सांस ली और मैं नाक पकड़ लूँ, कह दो नहीं अब बस CO2 नहीं निकालने दूंगा, तो क्या हमारी दम घुट के मौत हो जाएगी? CO2 निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। यस सर। तो उसी तरीके से जो ये प्रोसेस है
व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मान लो कहीं पर इंसेंस स्टिक आप जला दो तो क्या उसकी एरोमा, उसकी खुशबू पूरे घर में पूरी फैल जाती है क्या? तो प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि अगर मान लीजिए एक ग्लास पानी में आपने एक ड्रॉप इंक डाल दी तो क्या इंक पूरे में फैल जाएगी? यस सर। या क्या उसको चलाना पड़ेगा कि अपने आप फैल जाएगी? सर खुद फैल खुद जाएगा। फैल जाएगी, क्योंकि पार्टिकल मूविंग होते हैं लिक्विड के भी। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ पार्टिकल्स। अब इंक सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यही है, सबसे ज्यादा इंक के पार्टिकल कहाँ है? जहां आपने ड्रॉप डाली, तो वो कहाँ फैलेंगे बताओ? पूरे में फैल जाएंगे। तो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ फैल जाएंगे बताओ? लोअर कंसंट्रेशन में। तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक कंटेनर में आपने हाइड्रोजन गैस भर दी, ये, और एक कंटेनर में यहां आपने ऑक्सीजन गैस भर दी, ये ऑक्सीजन है। तो क्या और इनको जोड़ दिया तो क्या ये थोड़ी देर में ये इंटरमिक्स हो जाएगा? यस सर। तो ये डिफ्यूजन है। इसमें ये जो पार्टिकल है डॉट कलर के, ये सारे उधर जाने लगेंगे धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे ये वाले इधर आने लगेंगे। तो इस तरीके से थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि बिल्कुल होमोजीनियसली मिक्स हो गए हैं, आपको कुछ हिलाना डुलाना नहीं पड़ा। और ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस है। डिफ्यूज़न का प्रोसेस गैस में चलता रहता है, इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में एक जैसा ही कंपोजिशन है गैस का। ये तो ये बिल्कुल मिल गए हैं। तो ये आपने देखा, ये डिफ्यूज़न है। हाँ सर, ये जो रेस्पिरेशन है सर, उसमें ऑक्सीजन तो सर हमने ब्रेथ के ऐसे के लिए आ गया, लेकिन सर ग्लूकोज कहाँ से आता है? ग्लूकोज हम खाना खाते हैं, जैसे चावल खाया, रोटी खाया, तो ग्लूकोज न्यूट्रिशन से लिया, और सांस ली तो ऑक्सीजन लिया। तो पानी कहाँ से निकाला? यूरिनेट करके। तो CO2 कहाँ से निकाला? ब्रीद आउट करके। और एनर्जी का क्या यूज किया? काम किया। बोलो। ओके सर। ठीक है। सो व्हाट इज डिफ्यूजन प्रोसेस? डिफ्यूजन देखो क्या है। सो दैट इज मूवमेंट of particles from higher concentration to lower concentration. So movement of particles from higher concentration to lower concentration ऑन देयर ओन, अपने आप हो, कोई उसको हिलाए डुलाए नहीं, ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। या कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ये डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है। तो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप जो मूवमेंट हो। सो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration is called diffusion। ये किसमें होता है? अगर मान लो चावल और गेहूं रख लो, मिल जाएंगे क्या आपस में कि नहीं मिलेंगे? बोलिए। सो
सर आपका माइक हाँ, अभी yes, अभी sir. अभी सर ठीक फिर है। इसको रोकने दीजिएगा। हाँ, सर हो गया। हो गया। नाउ इट टेक्स प्लेस। ये बताओ, चावल और गेहूं को रखोगे तो आपस में मिल जाएंगे क्या, कि नहीं मिलेंगे? नो सर। इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड मीडियम। लिक्विड मिल जाते हैं आपस में, एंड गैसियस मीडियम। तो अब देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ डज द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाउ डज gaseous exchange takes place in, कभी कभी अमीबा भी पूछा जा सकता है, या कोई पूछ ले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसमें गैसियस एक्सचेंज कैसे टेक्स प्लेस होता है, सो दैट वी विल सी। Gaseous exchange takes place in amoeba by the process of diffusion. डिफ्यूजन। गैस के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि सेल उन्हें रोक नहीं पाता। सेलुलर मेम्ब्रेन जो है ना, गैस के पार्टिकल को नहीं रोक पाती, वो बहुत छोटे हैं और फ्रीली आ जा सकते हैं। जैसे कि जेल में कोई कैदी बंद हो, तो बताओ क्या मच्छर उस जेल के अंदर बाहर अपने आप आ जा सकते हैं, कि उनके लिए भी बनी हुई है जेल की वो बाहर सलाखें? सर आ जा सकते हैं। तो उसी तरीके से जो गैस के पार्टिकल्स हैं, दे कैन फ्रीली मूव इन एंड आउट। तो किसी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा बताओ क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 कम है। सो इस तरीके से बाहर क्या है, दैट इज O2 ज़्यादा है और CO2 कम है। तो CO2 बाहर मूव करेगी, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, अंदर की बाहर? अंदर, बिकॉज दे हैव रेस्पायर्ड। उन्होंने खाना पचाया है तो CO2 निकाली है। अब जैसे हम लोग खाना पचाते हैं तो CO2 निकालते हैं, तो फिर हमारे लिए नॉस्ट्रिल्स है ना, नाक से निकाल देते हैं, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं से निकालना है। उनके पास तो नाक नहीं है, तो सेलुलर मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो निकालेंगे। और बताओ ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? बाहर से अंदर ले लेंगे, सेलुलर मेम्ब्रेन के थ्रू। सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब देखिए, इनसाइड सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है, देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी हायर कंसंट्रेशन है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 विच इज रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल, बाहर निकाल दी जाती है, रिलीज्ड आउट ऑफ सेल। However, outside the cell क्या होता है? There is higher concentration प्रार्थना, बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? सर O2 की। हाँ, हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2 which diffuses in, वो अंदर चली जाती है, inside cell. In this manner gaseous exchange takes place in amoeba. In this manner
gaseous exchange takes place in amoeba. अच्छा, ये बात आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, भाई आपने इसको बिल्कुल स्फेरिकल क्यों बना दिया, क्योंकि इसका तो इरेगुलर शेप है, कुछ बदल के बनाओ। तो मैं बदल के बना देता हूँ कि इसको ऐसे बना दो, तो मतलब लगेगा कि अमीबा है। ठीक है, थोड़ा सा अमीबा लगना चाहिए। समझ में आ गई बात कि नहीं? आप और इरेगुलर बना सकते हो। चलो नाउ अब सीधी सी बात, कार्तिक मुझे ये बता दो, व्हाट इज डिफ्यूजन? कार्तिक, एम आई ऑडिबल? Sir, may I tell? हाँ बोलो। सर वो लेफ्ट है। Okay, Sir, okay. diffusion is the process in which particles move from higher concentration to lower concentration on their own is called as diffusion. In this, the particles move at a spontaneous movement from higher concentration to lower concentration. ठीक है। It can take place in liquid and gaseous. अरे वाह, it is so good. You are so perfect. Now, Mahi, tell how diffusion, how gaseous exchange takes place in amoeba. Yes, sir. Gaseous exchange takes place in amoeba by the process of diffusion inside cells. These is higher concentration of oxygen which is released कहाँ from सेल के अंदर ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा होती है? सेल के अंदर तो रेस्पिरेशन होता है, CO2 निकलती रहती है। बताइए। बोलो बोलो। So inside cell there is more CO2. हाँ, higher concentration of CO2 which diffuses out. बोलो, क्या बोलोगी? Diffuses out. However, in outer environment there is higher concentration of oxygen which diffuses in. Now, अब हम देखेंगे, ये तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये सब होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस, पूरा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 59 में। नाउ वी विल सी हाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। सो दैट इज ऑस्मोसिस। क्या होती है? ठीक है, movement diffusion of water takes place through semi permeable membrane. So movement of water ठीक है, और इसके अलावा एंड मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। ऐसा नहीं है कि सेल को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे आयंस भी चाहिए। आप मिनरल वाटर पीते हैं, उसमें सोडियम पोटेशियम आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। डिस्टिल्ड वाटर तो नहीं पीते हैं कि पानी को उबाल के भाप बनाया फिर कूल करके किया, उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। और जबकि मिनरल वाटर पियो, कोई भी, चाहे कोई बोतल वाटर से आप बिस्लेरी ले लो, उसमें टेस्ट होगा। मिनरल्स होंगे तो टेस्ट होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन होते हैं। सोडियम, पोटेशियम ऐसे आयंस होते हैं। सो इन सब का मूवमेंट टेक्स प्लेस होता है, टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब है कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो उन पार्टिकल्स की, यानी पर यूनिट जगह पे जहाँ पर उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा हों। जैसे ये पार्टिकल यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि इस पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वेयर दे आर कंजेस्टेड, और वहाँ से वो दूर दूर चले जाएंगे, तो हायर कंसंट्रेशन से दूर दूर बिखर रहे हैं। सो इट इज़ मूविंग फ्रॉम ए कंजेस्टेड स्टेट। जैसे कहीं पे बहुत भीड़ हो,
मुंबई में तो सब लोग मुंबई से बाहर जा के रहना पसंद करेंगे. सो नाउ पीपल्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी टू लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी. वैसा ही पार्टिकल्स का भी नेचर होता है. तो जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ से वो मूव करेगा, उधर की ओर मूव करेगा जहाँ कम होगा. ठीक है कि नहीं? सो हायर कंसंट्रेशन, दैट इज़ वेयर दे आर कंजेस्टेड. कंजेस्टेड का क्या मतलब होता है? कंजेशन, यानी बहुत, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऐसा कह सकते हो. हायर कंसंट्रेशन, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. या ये कह सकते हो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो भी कंसंट्रेशन कह सकते हो. सो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ऐसा करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. इतनी बात समझ में आ गई कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब इस तरीके से होता है देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. क्या आपने कभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखी है कि नहीं देखी है? हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी कवरिंग क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इवन सेल ही से तो बने हैं, तो सेल के ऊपर जो पैकिंग होती है वो एक और पैकिंग होती है, वो भी सेमी परमिएबल होती है. इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप एक आलू का टुकड़ा ले लें और आलू के टुकड़े को बिल्कुल अंदर से स्कूपिंग कर लें, छील दें. छीला हुआ आलू का टुकड़ा लें, फिर और भी छील दें, ये आलू है. और इसमें अब इसको आप डाल दो किसी एक फ्लास्क में और इसमें पानी भर दो बाहर से, और धीरे इसमें क्या करो, 1 चम्मच चीनी भर दो. इसमें आलू का दिस इज हाफ पोटैटो है और उसको छील दिया है अंदर से. अब उसके अंदर क्या भर दीजिए? चीनी, शुगर डाल दीजिए. तो आप मुझे बताइए कि क्या होगा अगर ये अंदर शुगर है और बाहर पानी ज़्यादा है, सब पानी पानी है, वाटर, तो क्या होने वाला है इसमें? Sir, water will move inside the. वाटर विल मूव. ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन ऑफ बुक, इसी एक्सरसाइज का. तो इसमें वाटर अंदर जाएगा क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, अंदर है कि बाहर? बताइए. Sir, may I tell? हाँ बोलिए. Sir, the water will gather in the hollowed portion of the potato through the process of osmosis, and the concentration of sugar is higher inside the cup than water. Sugar cannot move. Only semi-permeable membrane allows water to move inside or outside. Other substances are not allowed to move inside or outside. तो शुगर नहीं जाएगी कहीं, बाहर का पानी वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये अंदर चला जाएगा. कभी ऐसा करना कि किशमिश जानते हो, रेजिन, और उसको पानी में डाल दो. सो अगर पानी में रेजिन डाल दो और फिर सुबह देखोगे तो क्या होगा बताओ? फूल जाएंगे, बिल्कुल अंगूर की तरह हो जाएगी. और तुम चाहो तो वो पानी को पी लेना, उसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं होगी. लेकिन ये जो भी होंगे ये अंगूर से ही तो बनती है किशमिश, तो ये सब फूल जाएंगे. तो क्या हुआ बताइए? वाटर कहाँ ज़्यादा था? Sir, outside. तो वाटर आउटसाइड से इसमें आ गया, और जो आपके रेजिन्स थे दैट हैज़, ये इसमें क्या हो गई, ये फूल गए, सॉलोड हो गए, इनमें हीमोलिसिस हो गई. फूल जाने को कहते हैं हीमोलिसिस. सो हियर वाटर मूव इन द रेजिन्स. ये सब क्या हैं? रेजिन. अच्छा, तो उसे बहुत दिन के लिए रख देंगे तो फिर से रेजिन बन जाएंगे. क्या बेटा? या ग्रेप्स को अगर बहुत दिन के लिए रख देंगे तो किशमिश फिर से बन जाएंगे. बाहर रख देंगे धूप में? नो सर, ऐसे भी रख देते हैं तो सर वो थोड़े थोड़े तो बन जाते हैं.
हाँ, तो मतलब है कि अगर आप वाटर में रखोगे, हम यहाँ पर ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा है कि बाहर ज़्यादा है? बाहर। तो बाहर से अंदर की ओर ये चला जाएगा और इसमें किशमिश फूल जाएगी। सो व्हेन रेजिन इज पुट, अब देखो पहली चीज़ बता रहे हैं, दो अलग अलग काम करेंगे। एक, हम अंगूर को चाशनी में डालेंगे तो देखेंगे अंगूर सिकुड़ जाते हैं, और दूसरा किशमिश को पानी में डालेंगे। तो व्हेन रेजिन इज पुट इन वाटर, देन क्या होगा कि वाटर outside resin, water concentration is more, it moves inside, ये अब अंदर मूव कर जाएगी। so it moves inside cell थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो किशमिश है वो भी एक तरीके के प्लांट सेल है और उसमें भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सो इट मूव्स इनसाइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड सर मोर के बाद क्या आता है? बोलो बोलो बोलो। सर मोर के बाद क्या आता है? सर लास्ट पेज दिखा दो। हाँ, तो लास्ट पेज में इट मूव्स लिखो, ठीक है? यस सर। चलो अब देखते हैं। सो एंड रेजिन, ये स्वेल्स अप, वो फूल जाएगी। सो व्हेन आउटसाइड सेल water concentration is more, then such solution is called hypotonic solution. When outside cell water concentration is more, अगर बाहर ज़्यादा पानी है then such solution is called hypotonic solution. यही है definition. When outside cell water concentration is more, then such solution is called hypotonic solution. It results, इससे क्या होगा? सेल पिचक जाएगी कि फूल जाएगी? इट रिजल्ट स्वेलिंग ऑफ सेल, ठीक है? एंड स्वेलिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड हीमोलिसिस. इसका फूल जाना क्या कहलाते हैं? इट रिजल्ट स्वेलिंग ऑफ सेल विच इज कॉल्ड हीमोलिसिस. इसका क्या मतलब है कि जब भी कभी भी if a cell is kept in hypotonic solution then cell swells up, this is called hemolysis. अगर पूरी definition hemolysis के चाहते हो, so if a cell is kept in hypotonic solution then cell swells up, this is called hemolysis. so इसे hemolysis कहेंगे. सेल का फूल जाना hemolysis है. अब आगे देखिए,
What does it mean by hypertonic solution? Hypertonic solution क्या है? If अगर हम अंगूर को डाल दें, किस में डाल दें बताइए? ग्रेप्स, शुगर सिरप, चाशनी में डाल दें. यस. सो इफ नाउ इफ ग्रेप्स, अभी क्लियर है? सर ऊपर वाला वो समझ लिया. Yes, sir. हाँ. इफ अ सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर आप उसको ऐसे सोल्यूशन में डालो कि बाहर पानी ज़्यादा हो और सेल के अंदर पानी कम हो, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहोगे? जो बाहर वाला सोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड. मान लो आपने रेजिन को डाल दिया, तो बाहर वाला सोल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन. बाहर वाले सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन. और उसकी वजह से क्या होगा? इट रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड इट. पानी अंदर आएगा कि नहीं? H2O. और किशमिश क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, वो ग्रेप्स बन जाएगी. और इस प्रोसेस को क्या कहोगे? हीमोलिसिस. सेल का फूलना क्या कहलाएगा? हीमोलिसिस. बोलो, समझ में आ गई बात? लिख नहीं पाया. थोड़ा तेज करो अपना वॉल्यूम वाला बटन. हाँ. सर वो जो आपने लास्ट पेज लिखा है तो एक बार और दिखा दीजिए. अच्छा, लास्ट पेज में जो लिखा है वो तो आपको मिल जाएगा. ओके सर. ठीक है, ओके. यस सर, लिख लिया. अब देखो, दूसरी चीज है हाइपरटोनिक सोल्यूशन. अगर मैं ग्रेप्स को किस में डाल दूं? शुगर सिरप. सिरप भी बहुत गाढ़ा होना चाहिए. चाशनी में डाल दो शुगर सिरप, तो क्या होगा बताइए? शाम तक 4-5 घंटे में क्या हो जाएगा? अंदर पानी ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है? सर अंदर. अंदर ज़्यादा है. तो ये ग्रेप्स आपके थोड़े सिकुड़ जाएंगे. देन इसका मतलब क्या है कि इफ वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड सेल is more than water comes out of the cell. The cell. तब पानी बाहर कम है, पानी की कंसंट्रेशन बाहर कम है, यहाँ चाशनी ज़्यादा, पानी कम है. So then outer solution is called hypertonic solution. Then आउटर सोल्यूशन, सेल के अंदर के सोल्यूशन को कुछ नहीं बोलते हैं, सब कुछ आउटर वाले को बोलते हैं. देन आउटर सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ऐसा है, ठीक है. और इन दिस केस में वाटर कम्स आउट ऑफ सेल. ठीक है. इन दिस सोल्यूशन सेल क्या होगी? श्रिंक होगी या स्वेल्स अप हो जाएगी? श्रिंक. सेल श्रिंक्स, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक्स. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग इज कॉल्ड हीमोलिसिस. इसको कहेंगे प्लाज्मोलिसिस. दैट इज प्लाज्मोलिसिस. तो हमने दो चीज़ बताई, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन बताया और एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन बताया. अब हम इसी चीज़ को वीडियो से देखेंगे कि वास्तव में ये होते क्या हैं.
No. Hypertonic and hypotonic solution. What happens to a cell when it's placed in a hypotonic solution versus a hypertonic solution? A hypertonic solution is simply a Yeah. solution that has a lower concentration of solutes, dissolved substances, compared to the inside environment of the cell. For example, water is considered a hypotonic solution since it is very low in solutes. A hypertonic solution is a solution that has a higher Hypertonic solution concentration बना of रहे हैं। solutes compared to the cell's inside environment. For example, water with a lot of salts is considered a hypertonic solution since it is very high in solutes. How can we examine the effects of a hypertonic solution on a cell? You might be thinking, Let us see well, it. I'm made out of 50 to 70 trillion cells. If I drink this, I'll know what इसमें happens to cells काफी in a नमक मिला hypertonic दिया गया solution. है। But do not do that. Drinking salt water ऐसे can be very पानी पीने dangerous as it से severely आपको क्या होगा? dehydrates you. मान लो बहुत Nausea, सारा नमक मिला vomiting, दिया, and even hallucinations तो are just ऐसे a few पानी को नहीं symptoms of पीना drinking है। massive amounts of salt water. Ask anyone who's been stranded at sea, which is unlikely because people who drink seawater eventually die due to kidney failure. So what you really need is a lab animal to conduct मान your लीजिए हमने tests. खूब नमक मिला के कुत्ते को पिला दिया तो क्या होगा? Time to try it मान over, लीजिए इसने brother. डॉग ने सारा पानी पी लिया तो इसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसके सेल की सारी पानी क्या होगी? फिर नमक नमक बाहर हो गया। तो अब देखो ये डॉग देखो लेट गया, इसका डिहाइड्रेशन हो गया। Test how a cell reacts when अगर आपने नमक का पानी पी लिया देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर नमक का पानी बहुत सारा नमक डाल के या बहुत सारा चीनी डाल के पी लिया, जानते हो आपके सेल के अंदर से पानी बाहर निकल आएगा, क्योंकि बॉडी में जो सेल है उसके बाहर चीनी चीनी हो जाएगी। तो सेल को क्या करना पड़ेगा? पानी छोड़ना पड़ेगा कि पानी नहीं? बाहर निकालना पड़ेगा। पानी बात तो डिहाइड्रेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन। जैसे कभी कभी खिलाड़ी खेलते हैं तो उनको डिहाइड्रेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके सारे सेल का पानी उड़ जाता है। तो पानी का निकल जाना डिहाइड्रेशन है। समझ में आ गई बात? किसी भी तरीके से निकल जाए, चाहे आपने ऐसा सोल्यूशन पी लिया हो या कुछ भी पी लिया हो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। नाउ अब हम आगे देखें कि फर्दर हम इसको एक्स के साथ अब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। एग है तो एग को इस तरीके से, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एग में एक तरीके की बहुत पतली लेयर होती है, ये देखो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर मैं इसको विनेगर में धो दूं तो ऊपर की सेल हट जाएगी और बिल्कुल सेमी परमिएबल के अंदर एग रहेगा। जरा चेक करें, इसको एग डाल दो, इसमें 2 एग और विनेगर या एसिटिक एसिड जो चाउमीन में पड़ता है, विनेगर, लेमन भी डाल सकते हो। Excuse me, sir? हाँ, बोलो। सर ये कैल्शियम कार्बोनेट सर ये एग्स में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारी बोन में भी होता है और साथ में एग्स की जो आउटर शेल है वही कैल्शियम कार्बोनेट है, वही चौक है, वही हमारे घर का मार्बल भी है, संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट है। हमारी बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फेट होते हैं और जो एग की शेल है वो टोटली कैल्शियम कार्बोनेट है, समझिए चौक की बनी है। क्या आपको मालूम है कि मुर्गियों को चौक खिलाई जाती है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे सकें और उनके शेल के टूटे नहीं? चलिए देखो, सो यहाँ पर क्या दिखाया गया कि अब अगर हमने डाल दिया विनेगर में तो क्या होने वाला है? Eggshells contain calcium carbonate. When calcium carbonate in the eggshell comes in contact with acetic acid, विनेगर a डाल chemical दिया है reaction occurs. Calcium carbonate will तो break down to form ऊपर carbon ऊपर की dioxide, शेल निकल water, and जाएगी calcium acetate, thus और dissolving the उसके बाद calcium क्या होगा? carbonate shell. Within seconds, you'll see bubbles form. These bubbles are 3 दिन carbon में ये dioxide बिल्कुल that ऊपर are का सब हट produced when जाएगा। acetic acid breaks down the eggshell. अब जरा इस एग को निकाल के देखो, Within 3 days, you ऊपर should की have a चीज निकल गई सब, semi-permeable membrane, कैल्शियम कार्बोनेट। free of the hard outer shell to अब इसे conduct धो your लो, experiment. ये ऐसा हो गया। अब हम इसे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे। दोनों एग को तौल लो। Egg A
has a mass of 94 grams. Egg B has a mass of 103 grams. That Egg is A not the will issue. place in a hypotonic solution, water. वाटर डाला तो हाइपोटोनिक. अब चाशनी डालने देखो कैसे गाढ़ी गाढ़ी है. Corn syrup. So now Egg A now has a mass of 97 grams. Egg A increased slightly to 103% of its original weight. We can conclude when a semi-permeable cell is in a hypotonic solution, water will enter the cell. Egg B now has a mass देखो of जो 99 हाइपोटोनिक grams. था क्या उसमें फूल गया है? फिर से देखो When a semi-permeable cell बिल्कुल is in फूल a गया है. hypotonic solution, water will enter the Yes, cell. sir. Egg B now ये has क्या a बिल्कुल mass of सिकुड़ गया है क्या? 59 grams. सर वेट भी बढ़ गया Egg है. B decreased देखो to 57% बिल्कुल of its लूज original हो गया है दूसरा वाला. We can definitely conclude that when a cell is in a hypertonic solution, water ये will leave the प्लाज्मोलिसिस cell. हो गई है. In fact, this is evident by the layer of water दूसरे sitting में on honey top था ना? of the corn syrup. However, a honey हाँ बोलो. सर दूसरे वाले में हनी था ना और पहले वाले में water. दूसरे वाले में चाशनी होगी या कोई बहुत कंसंट्रेटेड सिरप है. उसने जो बताया होगा वो इंग्लिश में बहुत तेज तेज बोल रहा है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन कोई कंसंट्रेटेड सिरप है. हनी भी रख सकते हो, जिसमें पानी कम हो वो सब रख सकते हो, तो अंदर से पानी निकल जाएगा. बस यही बात है. समझ में आ गई ना बात आपको? शुगर केन का वो भी जूस जो होता है, मतलब वो अंदर जो होता है उसका. क्या बोलिए? सर ऐसे शुगर केन है उसको एकदम पीस दे तो उसका जो ओरिजिनल जो उसका जूस टाइप निकलेगा बिना पानी या कुछ मिलाए, तो उसको भी डाल सकते हैं. नाउ वी विल अगेन सी वन मोर. अभी हम आपके क्वेश्चन का जवाब देते Any हैं. emergency food or water, but you also know that humans can only survive about 3 days without fluids. Should you drink seawater or not? अब जरा देखो, Stick with us. We're going to find out. and हमें also 3 review तरीके के hypertonic, सॉल्यूशन देखने हैं. hypotonic, and isotonic solutions along the way. ब्लू कलर वाटर है. ब्लू कलर वाटर समझना. Cells have a very finite range of conditions in which they can survive. If it's too hot, too अब देखो, permeable, they ये allow semi certain permeable particles to membrane pass है. through, but not others. तो Usually, सेमी larger परमिएबल molecules मेम्ब्रेन can't में fit सिर्फ through the पानी membrane पास कर without सकता है और channels. कुछ नहीं पास कर The cell सकता है. membrane is fitted ये with देखो special पानी आ जा filtration सकता है. channels जरा called देखो तो aquaporins, which allow ये water वाटर है molecules to pass कैसे through जा without रहा है. expending energy. क्या दूसरी चीज जा However, पाई the इसमें? ease with which the water molecules can cross is going to depend on something called the concentration. So semi-permeable- Concentration is a measure of how much solute there is per volume of solvent. In other words, whether the liquid बताओ is more माही, salty इसमें or किस में more ज्यादा water. कंसंट्रेशन We है? usually expect that the molecule ये जो इसमें which allow बताया water molecules how much solute there is per volume of solvent. In other words, whether तो the liquid यहाँ is पर किस में कंसंट्रेशन ज्यादा दिखी आपको? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में. हाँ, जहाँ ज़्यादा कंजेशन होगा वहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. अब जरा देखो, यही कंसंट्रेशन है कि कितना ज़्यादा सॉल्यूट है. अब देखो salty or more watery. We'd usually expect that the molecules would follow a process called diffusion. They would flow from areas of higher to lower concentration. Eventually, they will reach equilibrium, where there will be an equal concentration. वाटर on मॉलिक्यूल both दोनों sides तरफ of जा the सकता है, membrane. अंदर से बाहर However, भी in और the बाहर case से of a अंदर liquid भी. like salt water, the salt molecules ये are नमक है, much, much NaCl, too big ये to नहीं fit जा through the पाएगा. membrane. So the सिर्फ only कौन part जा that पाएगा will बताओ? is water. Let's look a little ऑस्मोसिस में more कौन जा closely. पाता है? Water molecules are Water, highly attracted to H2O. salt हाँ. molecules. They H2O. cluster around salt and really, really don't want to move. The positive So, are called ion dipole. अब जरा First देखें, scenario, the liquid इसमें देखो, surrounding the cell has अब many इसमें आपको ये molecules of बताना solute. है कि कौन सा हाइपरटोनिक है. जरा पहला वाला देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो जिसमें बाहर क्या है कि यानी हमने चाशनी डाली. जरा हमारे में भी देखो, बाहर क्या डाली है यहाँ पे? चाशनी. और ऊपर क्या लिखा है? हाइपर. हाइपरटोनिक. बाहर चाशनी डाली है. इनके में देखो, बाहर पानी कम है कि अंदर पानी? सब बाहर. अंदर. अंदर ज़्यादा पानी है, अंदर ब्लू कलर के पार्टिकल ज़्यादा हैं और बाहर कम है. तो बाहर चाशनी है, समझ सकते हो. NaCl भी हो सकता है. नमक बहुत ज़्यादा है, ये भी कह सकते हो. नमक डालो, शुगर डालो, कुछ भी. अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सूर्यांश हम सेल को रखेंगे तो बताओ सेल क्या होगा? फूलेगा कि पिचकेगा?
पिचकेगा। पिचक जाएगा। तो ये अभी आगे बता रहे हैं कि इन दिस केस इनके सेल्स में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। नाउ इट विल बी टोल्ड इन सर ये Passing ऑरेंज through by the क्या many है? molecules of ऑरेंज solvent. ऑरेंज नमक है, However, इन्होंने नमक molecules डाला on the है, inside have हमने much शुगर less डाली है। solvent getting in the way. Water will begin देखो rushing out of the प्लाज्मोलिसिस cell. का मतलब Some क्या water होता will है? come in, but the net movement, the overall movement पिचक of the जाना। water molecules will be outwards and the cell will shrink. पानी अंदर ज़्यादा है तो बाहर निकलेगा कि नहीं? सीधी बात देखो, फिर से देखो, ये देखो, पानी अंदर ज़्यादा है तो बाहर निकल जाएगा, पिचक जाएगा। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर इसमें जो प्लाज्मोलाइसिस लिखा है उसमें इसका मतलब हम ब्रेक डाउन करके बोले तो इसमें यही होगा ना कि प्लाज्मा प्लस लाइसिस यानी कि प्लाज्मा ब्रेक डाउन। ऐसा कह नहीं सकते। प्लाज्मोलाइसिस या हीमोलिसिस ये ब्लड के कंसर्न में कहा जाता है। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन अच्छा थोड़ा पेंडिंग रखो। प्लाज्मोलाइसिस या हीमोलिसिस क्योंकि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कहा गया है। हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं जिसमें हीमोग्लोबिन है और प्लाज्मा भी है। तो अभी मैं थोड़ी देर पेंडिंग रखूँगा। समझ में आई बात आपको? तो थोड़ी देर में आपका बता दूंगा इसका मीनिंग। ये ब्लड के उससे आया है। ओके, अब ज़रा देखो, अब देखिए कि ये हो गया will exit the cell, but Yeah. even more will rush in because they aren't obstructed by solute particles. The cell grows in size and it may even undergo cytolysis and burst. साइटोलिसिस या Placing the हीमोलिसिस cell भी in कह an सकते हैं। isotonic फूल जाएगा। solution where the concentrations inside क्यों and फूला बताओ? outside are equal, पानी बाहर is ज़्यादा है much कि more अंदर? pleasant. Equal amounts of water बाहर molecules. ज़्यादा फिर से देखो, बाहर Placing a बाहर cell in an ज़्यादा हो तो isotonic क्या होगा? बाहर पानी ज़्यादा दिख रहा है ब्लू कलर के, अंदर चला जाएगा, फूल गया कि नहीं? यस सर। तो सेल को साइटोस कहते हैं। तो साइटोलिसिस भी बोला जा सकता है, वैसे हीमोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, अब एक ऐसा सोल्यूशन रखो जिसमें अंदर और बाहर सेम तरह पानी हो, इक्वल। तो ऐसे में सेल फूलेगा कि पिचकेगा? सर सेम रहेगा। वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। हमारी बॉडी में ब्लड सेल के बाहर जितना पानी है उतना ही ब्लड सेल के अंदर है, इसलिए ना ब्लड सेल फूल के बस्ट होती है। नहीं तो हमारे अंदर की सारी जो ब्लड सेल्स है ना वो फूलती जाए, एक टाइम पे फट जाएं। कैसा होता है किसी के अंदर? और क्या वो पिचक जाती हैं क्या? सो इन दिस केस आवर बॉडी इज ए आइसोटोनिक मीडियम। ये कैसी मीडियम है बॉडी? आइसोटोनिक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत सारा नमक 20 चम्मच नमक डाल के एक गिलास पानी पी जाओ। ऐसा करोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक आप ठीक ठीक खाना खा रहे हैं तो आपके बॉडी में जो वाटर है सेल के बाहर का वो बिल्कुल आइसोटोनिक है। अगर आपने खाना गड़बड़ किया तो या तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा या कोई बीमारी हो सकती है। कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, सेल फूल जाती है, तो कहते हैं इनको एडीमा हो गया, स्वेलिंग हो गई है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा 3 तरीके की चीज़ें। नाउ वी विल राइट डाउन आइसोटोनिक सोल्यूशन कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। सर कभी कभी चोट लगती है तब भी फूल जाता है। चोट लग जाती है, सो इन दैट केस द अदर सोल्यूशन मूव्स टू सेल फॉर इट्स रिपेयर। सो ऐसे टाइम पे वहाँ पर ये होता है कि उस जगह का मूवमेंट ना हो, इस वजह से स्वेलिंग होती है, क्योंकि बॉडी नीड्स सम रिलैक्स टू रिपेयर दैट पार्ट। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की, एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन और देख लें। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये 2 लेयर है इसकी, एक ऊपर की एक नीचे की। सो इसमें क्या होता है, ये इसके गेट हैं जिसमें से चीज़ें मूव कर सकती हैं। ये देखो गैस कहीं से भी आ जा सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। गैस को कोई गेट नहीं चाहिए। चलो अब देखें। So now we will see what is isotonic solution. Isotonic solution क्या होता है कि isotonic solution, what does it mean by isotonic solution? If outside the cell and inside the cell
दैट इज वाटर कंसंट्रेशन इज सेम। सेल के बाहर और अंदर अगर वाटर की कंसंट्रेशन एक जैसी रहे तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। ओके, नाउ अब देखें कि इफ आउटसाइड द सेल and inside cell water concentration is same, then such solution is called isotonic solution। उसको कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारी ब्लड सेल्स, क्या आपने ब्लड सेल्स को देखा है? ये बिल्कुल इस तरीके से होती हैं, रेड ब्लड सेल्स ऐसी होती हैं कि नहीं, रेड ब्लड सेल्स। सो अगर आरबीसी को देखा जाए तो हाउ इट लुक्स लाइक रेड ब्लड सेल्स। सो इट लुक्स लाइक red blood cells, also referred to as red cells, red blood Now, corpuscles, hematids. ये करीब करीब इस तरीके की दिखती हैं। ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी। समझ में आ गई? तो और अगर इनका मीडियम देखा जाए तो ऐसे तैरती रहती हैं ब्लड, ये ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ये अंदर बाहर जाती रहती हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें क्या आप पहचान पा रहे हैं कि WBC कौन है जो हमें इम्यून सिस्टम देता है? ये है, हाँ। और इसमें कुछ प्लेटलेट्स भी होंगे जो बिल्कुल ऐसे होंगे कि पतले पतले होंगे। सो ये ब्लड हमारे बॉडी में इस तरीके से ब्लड सेल्स आता जाता है। तो देयर आर WBC भी रहेंगे और कई बार इसमें ऐसा भी होगा प्लेटलेट्स भी होंगे। हाउ एवर वी आर कंसर्न विद रेड ब्लड सेल्स जो कि एल्पेन लीवर की तरह दिखते हैं और ये प्लाज्मा में हैं। अभी क्योंकि सूर्यांश ने पूछा ना कि प्लाज्मोलिसिस और हीमोलिसिस क्यों कहते हैं, सो पहले उस चीज़ को भी देखेंगे। सो नाउ दिस इज रेड ब्लड सेल। आपने कभी ये बात सुनी है कि उस आदमी को या उस मरीज को IV चढ़ा है? ऐसा कभी सुना है कि ग्लूकोज चढ़ा? ऐसा कभी सुना है? अच्छा, तो आपको मालूम है कि अगर 1 लीटर वाटर में 9 ग्राम NaCl मिला दिया जाए, इसी को कहते हैं NaCl मिला दिया जाए तो इसको कहते हैं इंट्रावीनस फ्लूइड। इंट्रावीनस क्योंकि हमारे वेन्स में जाएगा तो इंट्रावीनस फ्लूइड। 1 लीटर पानी में सिर्फ 9 ग्राम मिला दो और ये 150 रुपये का बाजार में मिलता है। मालूम है कितना सस्ता? 9 ग्राम नमक मिलाना है और वही चढ़ाते जाओ। तो वो सिर्फ वो एक आइसोटोनिक सोल्यूशन चढ़ाते हैं। सर ये हम लोग भी तो बना सकते हैं। भाई ये कोई भी बना सकता है, बट यही है इन्फेक्शन का खतरा होता है और फिर डॉक्टर ऑथराइज करता हो तो जो इसको बनाते हैं, जो परमिशन लेते हैं, वो रातों रात अमीर बन जाते हैं। तो इस तरीके से 1 लीटर वाटर में 9 ग्राम मिला दो। ऐसा करने पर ये इसको IV कहते हैं, इंट्रावीनस सोल्यूशन, इंट्रावीनस फ्लूइड। तो यही है IV चढ़ जाता है। IV ऐसा लिक्विड, ये तो ग्लूकोज चढ़ता ही रहता है जगह जगह। IV का जो इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन है वही इसके बाहर भी है। तो ये एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है। मेरा कहने का मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स it is having same water concentration as the IV solution contains. So RBC is isotonic, या ये कह सकते हो IV is isotonic with red blood cell and there is no net movement of water takes place in isotonic solution. So IV solution is isotonic with
रेड ब्लड सेल्स. IV solution, ये आइसोटोनिक है विद रेड ब्लड सेल. इन दिस सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन में क्या होगा? नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. कोई, ठीक है, इसमें कोई नेट मूवमेंट नहीं रहता. एंड द शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल रिमेन सेम, डज नॉट चेंज. एंड शेप एंड साइज ऑफ सेल डज नॉट चेंज. अब जरा देखो, मान लीजिए सर अगर हमने सुक्री हुई सर एक मिनट पेज दिखा दीजिए. हाँ, एक मिनट देख लीजिए. तो नीचे एकदम. हाँ, ओके ओके, जस्ट होल्ड 1 मिनट, अभी मैं ही बताता हूँ. तो चेंज कर दो. यस सर. Okay, have you done it? Yes, sir. अब देखो, मैं 3 तरीके के आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ. इसमें आपको ये बताना है कौन सा सलूशन किस तरीके का होगा. सो मान लीजिए इसमें एक सेल रखी है और बाद में ये सेल इस तरीके से हो जाती है. और सर अगर हमने सर किशमिश वो पिचकी हुई किशमिश को अगर सर हमने हनी में डाल दिया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पानी हनी में पानी वैसे बहुत कम होता है. अगर बिल्कुल सेम वाटर कंसंट्रेशन है तो कुछ नहीं होगा. अगर हनी में थोड़ा बहुत भी पानी है, ज़्यादा है, तो वो अंदर चला जाएगा. बट हनी डज नॉट कंटेन वाटर एज सच, तो इसलिए मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं होगा. तो एक दूसरी सेल ली तो वो बढ़ गई ये, और एक तीसरा केस लिया तो उस केस में जो सेल थी वो अपने ही साइज में रही. अब हमारे पास 3 केस हैं, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो सलूशन है ये कौन से सलूशन है. ये वाला सलूशन है. तो माही बताओ. हाँ बोलो, अनुराग बताओ ये कौन सा सलूशन है. सर पहला वाला आइसोटोनिक. आइसोटोनिक हो सकता है. प्रार्थना आप बताओ. सर पहला सर पहला वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सलूशन है. सर हाइपोटोनिक. ओके ओके, नाउ इट इज इन दिस केस. देखिए, आप अपनी पहली लाइन पढ़ो बुक की. वो जो वीडियो था उसमें कुछ गड़बड़ी थी. आप अपनी पहली लाइन पढ़ो, पेज नंबर 60 का फर्स्ट 3 लिखा है 1 2 3. 1 2 3 में 1 पढ़ो. पेज निकाला 60. यस सर. If the medium surrounding the cell has higher water concentration, अगर पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ठीक है, हायर वाटर कंसंट्रेशन अगर बाहर होगा तो फिर वो क्या हो जाएगी?
देन सेल विल गेन वाटर। तो ठीक है, इसमें तो बाहर क्या है, अंदर हायर है, तो ये हाइपरटोनिक है। बिल्कुल सही बताया है प्रार्थना ने। तो इसलिए दिस इज हाइपरटोनिक, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन बाहर कम है, तो बाहर कम पानी है, तो क्या कहा गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तभी तो अंदर से बाहर पानी आया। पानी अंदर जाता था कि बाहर, अंदर, तो इसलिए बाहर आ गया। अब जरा देखो, अच्छा ये प्रोसेस हुआ। प्रार्थना दूसरा कैसा है, सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक पानी अंदर जाता है कि बाहर, बाहर, सर बाहर। बाहर जाता है, वो फूल गया। और तीसरा कैसा है, हाइपोटोनिक सर आइसोटोनिक। ये ठीक है, आइसोटोनिक। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ तो इस सेल में क्या चीज हो गई है, नाउ सार्थक, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, ये सही है, प्लाज्मोलाइसिस। अब सार्थक को बताने देना सूर्यांश, प्लाज्मोलाइसिस। सेकंड में क्या हो गया है, ओके अनुराग यू टेल, सेकंड में क्या हो गया है। सर ऑस्मोसिस। अच्छा ऑस्मोसिस हो गया है। माही, साइटोलिसिस, साइटोलिसिस या हीमोलिसिस, साइटोलिसिस, ठीक है। और नहीं तो दूसरा नाम क्या है, हीमोलिसिस। और तीसरे में कुछ नहीं हुआ, नो चेंज, ऐसी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी इसकी एटिमोलॉजी हम बाद में ही बताएंगे, प्लाज्मोलिसिस या साइटोलिसिस क्या होता है। बाकी आप लोगों ने हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक तो सब समझ ही लिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से काम करती है। सो अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 61 और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन आउटसाइड सेल, डिस्कस। सो ये CO2 and water, CO2 moves inside and outside the cell by the process of diffusion. CO2 moves through plasma membrane by the process of diffusion, डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। एज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड सेल इज मोर, सो इट डिफ्यूजेस आउट। एज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज मोर इनसाइड सेल, सो सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है। प्रार्थना क्यों ज़्यादा है बताओ सेल के अंदर CO2, प्रार्थना बताइए। So it diffuses out. Am I audible? Yes sir. तो अनुराग बताओ CO2 सेल के अंदर ज़्यादा क्यों है। माही, सर बिकॉज बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है। सूर्यांश, Sir, because oxygen is less outside. नहीं, रेस्पिरेशन की वजह से। हम लोगों के अंदर CO2 क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि हर एक सेल जो है ग्लूकोज को तोड़ता है। पहला वाला पेज दिखाया था कि नहीं, ग्लूकोज के टूटने से Yes, CO2 sir. बनती है, वही CO2 अंदर ज़्यादा हो जाती है, फिर उसे बाहर निकालना होता है। तो CO2 हर सेल में ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो क्या काम करता है, बाहर से खाना खाता है और खाने के बाद क्या करता है, उसको तोड़ता है, ग्लूकोज को, CO2 बन जाती है। तो CO2, तो वही वो कह रहा है कि CO2 कैसे बाहर निकलती है, डिफ्यूज़न से। इट डिफ्यूजेस आउट, लिख दिया, देखो बाहर डिफ्यूज़ हो जाती है। एंड वाटर भी बनता है, वाटर कैसे निकलेगा। नाउ
द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होगा अनुराग? टेक्स प्लेस, ठीक है, किस तरीके से है? इन एंड आउट ऑफ द सेल। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। हाँ, ये ठीक बताया कार्तिक ने, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि उसको जाने के लिए आपको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई थी जिसमें वो गेट के थ्रू पानी आ रहा था। प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये है। तो एंड वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, वाटर एंड CO2, चाहे दोनों का ये नियम है। क्या ऑस्मोसिस भी एक काइंड का डिफ्यूजन ही है? यस सर। हाँ, क्योंकि वो भी तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, बट ये है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दे मूव, ये दोनों ही मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये मूव करते हैं। एंड ऑस्मोसिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिफ्यूजन विच टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये अलग नोट है, इसके साथ नहीं है, बट आप लिख लें कहीं पर कि ऑस्मोसिस इज वन काइंड ऑफ डिफ्यूजन विच टेक्स प्लेस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ पानी को आने देती है कि चीनी को भी आने देगी? विच टेक्स हाँ प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर इतना ही जानते हो तो सूर्यांश मुझे ये बता दो कि मैंने ये टब रखा और बीच में एक खीरे का टुकड़ा रख दिया कि जिससे यहाँ और यहाँ का पानी बिल्कुल आपस में मिल ना सके। सो एक कुकुम्बर का पीस रख दिया। नाउ दिस इज द पीस ऑफ कुकुम्बर, और दोनों तरफ पानी भर दिया, ये वाटर है, और एक तरफ मैंने चीनी डाल दी 5 चम्मच चीनी डाल दी। बताओ थोड़ी देर में क्या होगा? सर ये जो कुकुम्बर का पीस है, इट विल श्रिंक। कुकुम्बर के पीस को नहीं होगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। हमने बताया ना, ये जो भी कुकुम्बर है ये सब सेमी परमिएबल है। ये प्लांट का टुकड़ा डाल दो, कोई बीच में पत्ती डाल दो या इस तरह से छील के डाल दो तो वो सेमी परमिएबल है। ये वाटर को क्रॉस करा सकता है। इसके थ्रू वाटर आ जा सकता है। तो बताओ क्या होगा, किधर से पानी किधर जाएगा? क्योंकि इसके थ्रू इधर भी जा सकता है, इधर भी। अब आप मुझे बताइए किधर पानी का लेवल राइज होगा, ये बताना है। सर इन द वेयर द शुगर सॉल्यूशन इज नॉट देयर। हाँ, जहाँ ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर। कार्तिक आप इनकी बात से सहमत हैं? ये कह रहे हैं कि इधर आएगा पानी। यस सर। ओके, माही आप सहमत हैं? नो सर। आप नहीं सहमत हो तो ठीक है, फिर हम आप ही की बात मान लेते हैं। जो नहीं सहमत है उसी की बात ठीक है, क्योंकि इधर वाटर कंसंट्रेशन मोर है, तो वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाएगा भी नहीं कि लोअर से हायर में जाएगा? अभी ऊपर की लाइन है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम। बोलो, समझ में आ गई बात? लेकिन हायर कैसे उस साइड? बोलो, बताओ, जहाँ चीनी है वहाँ पानी ज़्यादा है कि जहाँ प्योर पानी है वहाँ पानी ज़्यादा है? प्योर जहाँ पर है। ये तो आपको समझना है। माही ने ये बात जान ली कि यहाँ तो चीनी मिली हुई है, यहाँ तो चीनी और पानी दोनों, यहाँ तो सिर्फ प्योर पानी है, तो यहाँ से यहाँ चला गया। सो इस तरीके से ये हमने देख लिया वाटर का मूवमेंट टेक्स प्लेस हुआ। समझ में आ गई बात आपको कि हाउ इट हैज़ टुक प्लेस? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, नाउ वी विल मूव अहेड विद
सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोलो। So the plasma membrane is called a selectively permeable membrane because it allows only entry and exit of some selected molecules only throughout the cell. It also prevents movement of some other materials. Plasma membrane allows selected molecules to enter inside cell, and disallows other molecule. So it is called selective permeable membrane. Selective permeable membrane. अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने कुछ फीचर्स देख लिए थे। क्या क्या देख लिए थे? एक मिनट लास्ट पेज दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए, यस सर डन। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि सेल को उसके आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है। तीसरा, मुझे कोई ये बता सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड। ये किसने बता दिया? प्रार्थना ने। तो बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने रखी। सो फैट और लिपिड तो एक ही चीज़ होती है। सो तीसरा पॉइंट है, तीसरा फीचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। अभी आपको पिक्चर दिखाई थी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज double layered membrane which is made of दाल में प्रोटीन होता है इस तरीके से, जिसमें नाइट्रोजन है बस उसी में प्रोटीन है। तो मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। लिपिड का मतलब ऑयल होता है, लिपिड ऑयल या फैट को कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बनी हुई होती है। नाउ अब हम देखेंगे कि ये बहुत फ्लेक्सिबल भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एंड इट इज इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली। plasma membrane. So अब जरा देखो कि हाउ इट वर्क्स। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किस तरीके की होती है? लेट अस फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, उसकी डिफाइन क्या होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और उसका फंक्शन भी बताऊंगा। पहले बात करते हैं व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, अब डिफाइन करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग। मेरे ख्याल से मेम्ब्रेन। लेट अस गो टू सम अदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनी होती है। इस चीज को देखते हैं। The plasma membrane is made up of several organic molecules. I will concentrate on two of them in this presentation. The first molecule is a lipid. It is called a phospholipid because instead of the usual 3 fatty acid chains, there are only 2. अब It is देखो this property ये which ऐसी allows होती for the है। unique molecular alignment that makes the plasma membrane. If a droplet of phospholipid was put into water, a mycel would form. A mycel is a sphere with the hydrophilic head. हाँ, जस्ट इसका स्ट्रक्चर देखना, ये करीब करीब ऐसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है, ये सेल वॉल, सेल की मेम्ब्रेन, इसके ऊपर सेल वॉल होगी।
Pictured here, the plasma membrane looks like a sea of lipid with icebergs floating in. The membrane is very flexible and has a fluid motion. This design of the plasma membrane ये is ये called the ये fluid एक तरीके से ये रिवर्ट हो जाता है, ये इस पे मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, अभी दिखाएगा ये, और ये पलट जाता है और अंदर ले लेता है। These molecules extend from ये जो ये है ना, ये पलट जाते हैं, रिवर्ट हो जाते हैं। जब कोई चीज इस पे चिपकती है वो अंदर आ जाता है। अब देखो, अब देखो, ये डिटेक्ट कर लेती है, जैसे कोई भी चीज है सेल के अंदर कैसे अंदर जाएगी। तो कैसे मूवमेंट होता होगा इसमें मॉलिक्यूल का, जरा ये देखो, जैसे आपका क्वेश्चन था। This random motion will disrupt the cluster rather than maintain it. This motion is referred. Bottle of perfume is left open to move. Now, are bombarded by the air. Diffusion. It uses Brownian. डिफ्यूजन तो आप जानते ही हो। हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस से कैसे होता है। The membrane has several functions. This video passively or actively. Okay. In this video segment, passive transport, which uses Brownian movement, was introduced. Passive. So if it shows, then otherwise प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि वो चीज़ें पलट जाती हैं, और वो जो गेट है, एंड आफ्टर दैट इट टेक्स इनसाइड द वॉट एवर सब्सटेंस नीडेड टू बी टेकन इन, उसको वो अंदर में ले लेता है। दैट आई विल शो यू। नाउ okay, so structure of the plasma membrane. The plasma membrane is the outer boundary of a cell. It is composed mainly of a double layer of phospholipid molecules. ये है that are held double together layered by plasma chemical membrane. interactions. These phospholipid molecules have a polar hydrophilic water-loving head and two non-polar hydrophobic water-fearing tails. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, इस तरीके से होता है, और ये इसका गेट है। ये जो है ये पलट जाएगा, जैसे इस पर कोई चीज़ चिपक जाएगी तो पलट के अंदर ले लेगा। ओके, बात समझ में आ गई? एंड इस तरीके से ये काम होता है। सो अभी तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो इन नेक्स्ट क्लास में वी विल सी द अदर सेल ऑर्गेनल्स कि वो कैसे काम करते हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।